तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो आपको पता होगा कि मैं आप लोग का हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और हमारे जैसा किसी भी चैनल में हिंदी का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। कोई भी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन सभी को बेस्ट तरीके से ये चैनल देने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि हमारा चैनल दो चैनल है, नोआबा और बोर्ड आवर। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोआबा और बोर्ड आवर दो चैनल है हमारे, याद रखिए। अभी आप जो देख रहे हैं ये बोर्ड आवर चैनल है, नोआबा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे भी क्लासेस ली जा रही हैं, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में आप लोग को बहुत सारी क्लासेस छूट जाएंगे, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और याद रखिए कि हमारा चैनल बहुत ही पुराना है और 1200 से ज़्यादा बच्चे पिछले बार 75% से ज़्यादा नंबर लाए हैं। और 2000 से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम में पिछले साल जुड़ चुके थे। इस साल भी 1200 से ज़्यादा बच्चे अभी तक ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप लोग देर ना करें और जल्दी जल्दी जुड़ते जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ जाना है। नाम लिख के सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप खोलकर, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैंने दे दिया है। आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जरूरी वीडियो रहता है, प्लेलिस्ट बना हुआ रहता है, उसको जरूर देख लिया कीजिए। नीचे जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स हर वीडियो का चेक कर लिया कीजिए हमारे चैनल का, ठीक है। अब चलिए हम इसका सॉल्यूशन पर चलते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ये सेट 4 है हिंदी का, और कक्षा 10 का हिंदी ए का 1.5 घंटे का समय मिलता है। 40 क्वेश्चन है, एक नंबर का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। चलिए देखिए किस तरह का क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि मनुष्य पूरे अच्छे से क्लास लेता हूँ मैं, तो आप लोग देख पाएंगे। हिंदी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। ये सेट 4 है, सेट 5 भी जल्दी आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। और इसका PDF कहाँ पर मिलेगा वीडियो के लास्ट में मैं बता दूँगा, या फिर बीच में ही कहीं बता दूँगा वीडियो को, टेंशन लेने की बात नहीं है। मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना बोझ लेकर विशाल आता है, इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की बुराइयों पर ही टिकी रहती है। बहुत ही अच्छा, ये वाला हमको बहुत ही अच्छा लगा था पैसेज। अब देख लीजिए एक बार फिर से कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की ही बुराइयों पर टिकी रहती है। यही बात है, सभी लोग दूसरे की ही बुराइयां देख रहते हैं। आत्मनिरीक्षण को भूलकर अपने आप को निरीक्षण करना, अपने आप को जांचने परखने को छोड़कर साधारण मानव जो निंदा में ही अपना जीवन बिताना चाहता है, सिर्फ दूसरों का ही निंदा करता है। आप लोग में भी कितने इतने होंगे जो दूसरे मित्र की बुराई कर रहे होंगे कि वो इतना नंबर लाए, लेकिन आप खुद का भी निरीक्षण कीजिए कि आप अपने में कितना सुधार कर रहे हैं। इसके मूल में ही मतलब मनुष्य के मूल में ही ईर्ष्या की दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है मानव में, ठीक है। दूसरे की सहज उन्नति को मानव, जो दूसरे लोग उन्नति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मनुष्य अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता। तो दूसरे लोगों को पेट का पानी पचने नहीं लगता है। बहुत ही सही बात बोल रहा है, ठीक है। और दूसरों और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचालित करने लगता है, ठीक है। उसके दोष और गुण दुर्गुण ही सिर्फ चारों तरफ वो क्या करने लगता है, प्रचारित करने लगता है। इस प्रक्रिया में वह इस तथ्य को भी विस्मृत कर भूलता है कि ईर्ष्या का दाहक स्वरूप स्वयं उसके समय स्वास्थ्य और सद्वृत्तियों के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। इससे ये उनको समझ में नहीं आता है कि दूसरों को इस तरह से देखने और करने से उनका स्वयं का जो स्वास्थ्य है, सद्वृत्ति है, और विनाशकारी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया। आप देख लीजिए यहाँ क्या बताया गया, पर निंदा को हमारे शास्त्रों में पाप बताया गया है, ठीक है। इसमें आपका ही समय, स्वास्थ्य और सद्वृत्ति जो आप आगे बढ़ सकते थे, उसकी जो आपकी इच्छा शक्ति तो वो भी मर जाएगी और आप विनाशकारी रास्ते पर चलने लगोगे, ठीक है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं, अपने दुर्गुणों की और दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता। अपने दुर्गुणों को कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं को पहचानने की यह प्रक्रिया बहुत कष्टकारी होती है। बहुत ही अच्छा बात बोला गया है कि अपनी निंदा को बाहर निकालना है ना, दूसरों को बताना बहुत ही कष्टकारी होता है। आपको खुद में लगेगा कि मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बुराई करना इतना आसान नहीं है, अपने को सुधारना इतना आसान भी नहीं है। मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है, तो यहाँ पे अहंकार के बोझ के साथ होता है। ये ऑप्शन आपका पूरा करेक्ट हो जाएगा। दूसरों की उन्नति को मनुष्य क्यों नहीं देखना चाहता है, क्यों नहीं देखना चाहता है? आपको पता होगा, ईर्ष्या भाव के कारण सभी से जलन करते हैं कि दूसरे की उन्नति देखा नहीं जाता, पेट का पानी नहीं पचता, है ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य और सदाचार नष्ट हो जाते हैं किसके वश में आने पर, ईर्ष्या के वश में आने पर। तो ईर्ष्या आप समझ लीजिए, ईर्ष्या आने पर आप भी स्वास्थ्य और सदाचार को नष्ट कर देंगे। तो आप अपनी प्रगति पर ध्यान दें। दूसरों की कम नंबर आया, ज़्यादा नंबर आया, दूसरे लोग पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, उससे कोई मतलब नहीं रखिए। आप अपने को सुधारिए, हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। ये सोचिए कि कल मैंने अगर 40 नंबर लाए तो उसमें सुधार करके 45 करना है। कल मैंने 2 घंटे अगर अपने अच्छे से पढ़े हैं तो इस बार 4 घंटे लगाने हैं। ये आपके मन में होना चाहिए। अगला देखिए 4th नंबर पूछ रहा है कि किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही अपना जीवन बिताता है। किसे भुलाकर, तो 4th का हो जाएगा आत्मनिरीक्षण। अपने को निरीक्षण करने भूलकर खुद दूसरों की निंदा करने में लग जाता है।
अगला देखो उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखो बच्चों, विलोम शब्द पूछ रहा है, मतलब उल्टा शब्द। उन्नति का क्या होगा, अवनति होगा। ठीक है, ये सारे विलोम शब्द आपको इसी पैसे से पूछे हैं, तो ये सारी चीज़ों की एक बार प्रैक्टिस करके रख लेना। सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग कर लेना। ऊपर गद्यांश दिया था बच्चों, अब चलिए हम पद्यांश पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और चलिए, और एक बात मैं बताना चाह रहा था बच्चों कि आप लोग सभी एक ऐप के बारे में जान लीजिए जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है। उस ऐप के बारे में जान लीजिए जिसका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया। उस ऐप के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो, और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कि यहाँ पद्यांश में क्या पूछ रहा है कि नभ में उग आई लो, है ना। नभ में उग आई लो, रंग भरी रेखा एक टेढ़ी सी, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। उमड़ घुमड़ कर अभी बादल बरसे हैं, महक उठी धरती और फूल पत्ती पौधे बस सब सरसे हैं, है ना। जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके भी पीछे शायद रंगों का घेरा है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सहते हैं, जीवन में इसी आकर्षण को इंद्रधनुष हम कहते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा है जिन्होंने भी लिखा है। अब देखिए बादलों की तुलना किससे की गई है, तो बादलों की तुलना यहाँ पे 6 का आपका हो जाएगा सी, जीवन के दुखों से किया गया कि जीवन में दुख कहीं से भी आ जाते हैं उमड़ घुमड़ कर। कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, तो आशावादी हैं, कवि आशावादी हैं, और लोगों को भी आशावादी होना चाहिए। आशावादी मतलब ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि हमेशा अपना आगे का ये सोचना कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, कभी भी बुरा की कल्पना नहीं करना। हमेशा अपने आगे के भविष्य में अच्छा होने की कल्पना अगर करोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो सभी को आशावादी ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या पूछ रहा है कि जीवन का इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो ये आपको पता चल गया, आशा और निराशा से। कभी आशा मिलेगी तो कभी निराशा मिलेगी। आप जो सोचे होंगे वो पूरा नहीं होगा तो आपको निराशा मिलेगी। ठीक है, फिर से कोई नई आशा आपको लो की तरह से जलने लगेगी। आशा का विलोम शब्द यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, तो 9 का आपको हो जाएगा निराशा। आगे देखो नभ का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को पता है, आकाश होगा। आकाश, नभ, है ना, व्योम, ये सारे आकाश के ही पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से अब व्याकरण सेक्शन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि हमारे चैनल जैसा कहीं पे भी व्याकरण कराया नहीं जा रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और सभी बच्चों का फर्ज बन रहा है कि सभी 10-10 बच्चों को शेयर करें। ठीक है, बहुत ही मेहनत से तैयार किया जा रहा है। सभी बच्चे अपने कम से कम, अगर आप शुल्क यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हो, हम इतना मेहनत करें आपके लिए, तो आपके लिए कम से कम ये कर्तव्य जरूर बनता है कि सभी बच्चे 10-10 लोगों को शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, ताकि हमारा भी कुछ खुशी मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। सभी बच्चों को शेयर करना है। ठीक है, लड़के हो या लड़कियां, सभी को शेयर करनी है। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं 11वें नंबर में क्या दिया हुआ है। 11वें नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें कर्ता का मतलब फल कर्म पर ना पड़ता हो। ठीक है, सीधे कर्ता का क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ जाता हो, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। 11 का सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो गाय घास खाती है, क्या खाती है, घास, कर्म पर फल पड़ा, क्या गाती है, गाना गाती है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो। ठीक है, कर्ता भी होना चाहिए, क्रिया भी और कर्म भी होना चाहिए। मतलब कर्ता के क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जिसमें आपका किसी भी काम करने का फल अगर कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक हो जाता है, जिसमें नहीं पड़ता है वो अकर्मक होता है। ठीक है,
आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द है। तो अरुण का एक अनार्थी शब्द क्या हो जाएगा, सूर्य भी हो जाता है, लाल भी हो जाता है, सिंदूर भी हो जाता है, तो चंद्र आपका हो जाएगा, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे देखो पूछ रहा है जब समास का प्रथम पद अव्यय हो और प्रधान हो जाए तो कौन सा समास होगा। सभी समास का आपको मैंने बता दिया था कि आपको उसका परिभाषा याद कर लेना, ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। जब भी इस तरह के प्रश्न रहेंगे ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पद अव्यय होता है, देखिए अव्ययी भाव का प्रथम पद अव्यय होता है और वो प्रधान भी होता है। आगे देखो क्या पूछ रहा है, विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय, देखिए के लिए यहाँ पे लगाए तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, 15 का बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे देखो 16 में क्या पूछ रहा है, नीला है जो अंबर, इसका विग्रह होना मतलब विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा। समस्त पद यहाँ पूछ रहा है, ये विग्रह दिया हुआ है तो यहाँ पे समस्त पद हो जाएगा नीलांबर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16 का ए। अगला देखो रचना के आधार पर जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य हो, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मैंने बता दिया था कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। आगे देखो पूछ रहा है कि समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन से हैं। तो याद रखिए समुच्चय बोधक अवयव के दो मतलब कि जो भेद होते हैं प्रमुख भेद, समाधिकरण और व्याधिकरण होता है, व्याधिकरण भी होता है। समानाधिकरण होता है जब, ध्यान से सुनिएगा, समानाधिकरण और व्याधिकरण में क्या अंतर है आपको जानना इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों समानाधिकरण मतलब होता है दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाला, और व्याधिकरण होता है कि एक दूसरे पर आश्रित। देखिए समानाधिकरण जैसे राम और रहीम खेल रहे हैं, राम और सीता खेल रहे हैं, चलो राम और रहीम खेल रहे हैं, सबसे अच्छा रहेगा राम और रहीम खेल रहे हैं। तो देखिए राम और रहीम दोनों एकदम अलग शब्द हैं, अलग शब्द या वाक्य जो बोलो तो दोनों अलग शब्द या वाक्य को जोड़ने को समाधिकरण कहते हैं। व्याधिकरण जो एक दूसरे पर आश्रित हो जाओ, जैसे देखिए जो वहाँ खेल रही है वही हमारी माता, या इसके अलावा छोड़िए तुम पढ़ोगे ताकि तुम पास हो सको, तो ताकि यहाँ जो यूज हुआ है एक मतलब कि जो वाक्य है उसके अगला जो पद है उसी पर आश्रित है, तो ये इसलिए वो व्याधिकरण हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दो प्रमुख भेद का मैंने नाम बता दिया। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, ये वाक्य में कौन सा भेद है। तो याद रखिए यहाँ पे कर्म पर बल दिया जा रहा है अखबार पर, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। फिर देखो 20 नंबर क्या पूछ रहा है कि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता की क्या होती है, प्रधानता होती है। ये मैं बार बार रिपीट हो रहा है तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखो पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिया हुआ है बच्चों, और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन रहेगा, तुम्हारी या दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। मधुपर्क यहाँ पे पूछा गया है। अच्छा मैं बता दूं कि मधुपर्क का अर्थ क्या होता है, मैं बता दूं मधुपर्क आपका दूध दही, ये भी आप लोग को जानना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। दूध दही घी और चीनी और शहद ये मिलकर बनता है, आप लोगों ने खाया होगा, जब पूजा होता है तो ये खिलाया जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ों से बनकर बनता है मधुपर्क। तो उंगलियां से कराती है मधुपर्क कौन, माता, उनके माता के द्वारा हाथों से खाना मधुपर्क खाने से कम नहीं लगता है कितना। तो ये मधुपर्क माता के उंगलियों का जादू ही बताया गया, तो बहुत ही अच्छा ये कविता है, ठीक है। और मैं बता दूं यार बच्चों आप लोग कि हमारे घर के अगल बगल में बच्चे बहुत ही शरारती हैं, अभी दिवाली खत्म भी हो गया है फिर भी वो पटाखे लगातार फोड़ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण मुझे परेशानी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रहा है बाहर, है ना। अब चलिए देखिए प्रस्तुत पाठ्यांश जो आपको ऊपर है पढ़ लीजिएगा कि कवि कौन है। तो नागार्जुन है, तो 21 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन की ही कहानी कविता है ये, ठीक है। दंतुरित का मतलब क्या होता है, दंतुरित का अर्थ होता है नए नए दांत, कहाँ पे लिखे हुए हैं नए नए दांत, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नए नए दांत ही होता है। दंतुरित मतलब अंकुरित, ये आप समझ सकते हैं, अंकुरित मतलब नया, अंकुरित वही दंतुरित जोड़ा गया है, तो दंतुरित मतलब नए नए दांत। माँ बच्चे को क्या कराती है, मधुपर्क खिलाती है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा है। तो 23 का सी हो जाएगा। कवि ने किसे धन्य किसे कहा है, तो कवि ने किसे धन्य कहा है, 24 का ऑप्शन हो जाएगा, माता और पुत्र को कहा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिर से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। बादल किस दिशा से आ रहे हैं, बादल किसी भी दिशा से आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, अज्ञात दिशा से आ रहे हैं। आगे देखिए 26 कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, इस पंक्ति का अर्थ क्या है, बहुत ही कंफ्यूजिंग था, लेकिन आप लोग समझिए यहाँ पे फागुन के महीने का मानवीकरण किया गया इस कविता में, फागुन के महीने का मानवीकरण, कि फागुन की हरियाली कहीं पे समा नहीं रही है, तो आपको ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फागुन की हरियाली को महसूस करके मानवीकरण किया गया है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं होगा, वातावरण की संगुदित और मादा तक हो जाना, इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पे फागुन के महीने को मानवीकरण करके उसके हरियाली को महसूस किया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 27 का 1899 हो जाएगा। कहाँ पे हुआ बच्चों, बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ है, याद रखिएगा बंगाल के मेदिनीपुर में। और ये छायावादी कवि थे, ये भी पूछा जाता है कि कौन से कवि थे, तो छायावादी कवि, छायावादी धारा के, है ना,
छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। तो ये याद रखिएगा, छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि। आगे देखिए, मर्यादा न रही माध्यम से सूरदास की गोपियाँ, कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? प्रेम की मर्यादा न रह जाने की बात कर रही है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक गद्यांश आपको एक चैप्टर से किताब से ही दिया गया, ऊपर पद्यांश से ऊपर दे दिया था, ये गद्यांश है। ये आपका नेताजी का चश्मा से लिया गया है, देख के ही समझ में आ रहा है। हलदार साहब, कैप्टन, ये सारे यहाँ पे आए हुए हैं। पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा है। एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और कालू का चश्मा लगाए, ये कैप्टन के बारे में बताया जा रहा है। कैप्टन था लेकिन शरीर से कैप्टन लगता नहीं था। तो हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो 29 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा। पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना उसे पसंद नहीं आया, और ये गलत भी करता है। तो देखिए यहाँ पे 29 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब कि जो देशभक्त का मजाक उड़ाया जाता है उसे पसंद नहीं आता। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा कौन था? आपको पता होगा, वो कैप्टन था। भले वो कैप्टन नहीं था लेकिन वो बूढ़ा मरियल सा था, और उसका जो ऐसा काम था वो कैप्टन से किसी कम नहीं था, है ना। कैप्टन क्या काम करता था? तो फेरी करता था। 31 का सी हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, हलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? वो किसके बारे में जानना चाहते थे? कैप्टन के बारे में, कि कैप्टन के बारे में थोड़ा और उसको पता करना उनको लालसा हो गई थी लेखकों की, उसके बारे में और जानने लगे थे ना उससे बात करके। आगे देखिए, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध थे? तो मधुर गान पर, है ना। 33 का आपका क्या हो जाएगा? 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए क्या पूछ रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं रोपनी किसे कहते हैं? धान की रोपनी को कहते हैं, है ना। 34 का बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 में देखिए, बाल गोविंद भगत के संगीत के लेखक क्या कहा है? उसको जादू कहा है ना। तो इतना अच्छा कहते थे कि उनको जादू का है। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में सोच रहा हूँ क्यों ना आपको दे दिया जाए कमेंट करने के लिए होमवर्क। ठीक है, सभी बच्चों को इसको कमेंट करना जल्दी करना है कि बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियाँ शुरू करते थे। कहानी एनसीईआरटी का सभी का लाइन पढ़ा करो, यही इसका एक पता चल रहा होगा कि जितने मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं बीच में कहीं से भी प्रश्न दे दिया जा रहा है। तो कौन से माह में प्रभातियाँ शुरू करते थे, ये आपका काम दिया गया है। ये आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट करना है, और सभी को कमेंट करना है। जो बच्चे यहाँ तक आए होंगे वही कमेंट करेंगे। मैं यही समझूंगा कि कितने बच्चे इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अन्यथा आप समझिए कि एग्जाम के टाइम भी आप कितना लाइटली ले रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। जब तक जितना कमेंट आएगा मैं समझूंगा उतने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखो फिर से यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री बुक से ले लिया गया है ना। सप्लीमेंट्री बुक से लास्ट वाला रहता है, ये आपको समझ में आ जा रहा होगा। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लेती थी, बहुत ही अच्छा कहानी है ये, दिल को छूने वाला कहानी है शिवपूजन शाह जी का, और मुझे पर्सनली ये कहानी बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छा से, है ना। प्रस्तुत कहानी के लेखक कौन है? शिवपूजन शाह है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती है? तो बच्चे की नाभि पर और लीलार पर लगाती है। बहुत ही अच्छा कहानी है। ठीक है, 38 का ए हो जाएगा। माँ चोटी में लेखक की क्या बांध देती है? फूलदार लट्टू, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, लेखक किसकी गोद में सिसकते बाहर निकलते हैं? कहानी दिल छू जाने वाला है ना, तो बाबूजी की गोद पर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखो बच्चों, हमने सभी सेट का सॉल्यूशन करा दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं दिल लगा के, मन लगा के पढ़ा रहा हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, सभी को शेयर कर दीजिएगा, यही मैं चाह रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि पीडीएफ जो आप वो लोग बोल रहे हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग को दिख रहा है, सभी बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है। और व्याकरण का मैंने जो क्लास लिया बच्चों, वो जरूर देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, नीचे प्लेलिस्ट में भी मैं डाल दूंगा। अन्यथा आप वीडियो के लास्ट में आप देख रहे होंगे, एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा इधर उधर, है ना। तो उस एंड स्क्रीन से व्याकरण पूरा कर लीजिए। मैंने वाक्य, क्रिया और निकार्थी शब्द के कुछ लेक्चर लिए हैं जो आपको काम आ सकते हैं। बाकी आगे के सेट पेपर के सॉल्यूशन के लिए चैनल से बने रहिए। धन्यवाद बच्चों।